हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। समय न बर्बाद करते हुए आज हम लोग एक नई पोएम हाई स्कूल की डस्ट ऑफ स्नो के बारे में मेंशन करते हैं कि इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इस कविता को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्यों लिखा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्टार्टेड टू राइटिंग दिस पोएम। हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो, पहले तो जानिए कि डस्ट क्या। यहाँ पर डस्ट मतलब तो ऐसे होता है धूल, और स्नो मीन्स होता है बर्फ। तो बर्फ की धूल नहीं है, बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स। विदेशों में, फॉरेन कंट्री में जो बर्फ जो वहां से फॉलिंग होती है, स्नो फॉलिंग होती है, तो इसको बोल सकते हैं यहाँ पर डस्ट जो है ये पार्टिकल्स बोल सकते हैं। किसके बोल सकते हैं? पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल्स बोल सकते हैं? स्नो के पार्टिकल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस कविता में बताने का प्रयास रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया है कि एक दिन की बात है, ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड, और वह कहीं से गुजर रहे थे। बट इन दिस पोएम में इसमें कंफर्म नहीं किया गया कि वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे। बट लेकिन कह रहा है कि बहुत ज्यादा उदास थे, और अचानक कैसे प्रकृति में वे चीजें जो जिसको हम ओमेन मतलब जिसको अशुभ मानते हैं, वे चीजें भी किस तरीके से किसी के जीवन में आकर के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। मीन्स वे चीजें, वे तमाम चीजें किसी के जीवन में आकर के उसके जीवन को किस तरीके से बदल सकती हैं, उसके मूड को बदल सकती हैं, इस कविता में ये बताने का प्रयास किया गया है। इसीलिए कविता को पढ़ने से पहले आपको कविता के बारे में जानना होगा। तो यहाँ पर लिखा है डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। एज आई टोल्ड यू, मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आपको ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मैंने फायर एंड आइस के बारे में बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक बार आप जान जाएंगे तो कविता बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकृति में ध्यान दीजिएगा, क्रो क्रो इसको क्रो इज ए सिंबॉलिकल मीनिंग। इसको मतलब जैसे ना क्रो को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और हैमलॉक ट्री आगे चल के मैं बता दूंगा। क्रो और हैमलॉक ट्री को नेचर में बहुत ही अच्छा, उसको मतलब वेस्टर्न लिटरेचर में इसको बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, इसे अशुभ की कैटेगरी में इसको काउंट किया जाता है। तो हुआ यूं कि अब देखिए किस तरीके से दो अशुभ चीजें और दोनों प्रकृति प्रकृति में मौजूद हैं, और दोनों किस तरीके से कवि के मन और मस्तिष्क को जो पूरी तरह उदास था। मीन्स द पोएट वाज वेरी होपलेस एट वन टाइम, एंड सडनली मीन्स ये क्रो सिटिंग ऑन अ ट्री, और उसके बर्फ के पार्टिकल्स यानी सोनो के पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरते हैं, और गिरने के बाद उसकी मनोदशा किस तरीके से बदल जाती है, इसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं। चलिए बिना समय बर्बाद किए, लिखा हुआ है द वे, जिस तरीके से एक क्रो, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी। जिस तरीके से, वे का मतलब होता है तरीका, वे मीन्स तरीका। एक क्रो, एक कौवा। मैंने क्या बताया कि कवि क्या है ये निश्चित नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि पेड़ के नीचे है, बैठा हुआ है, ऐसा आप मान लीजिए। तो कवि पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और बहुत ही इज वेरी होपलेस, और शायद कुछ ऐसी बात रही होगी कि बहुत ज्यादा निराश है, उसे नहीं पता है। जिंदगी में बहुत सारे गम तो होते ही हैं, तो कभी भी उसी तरीके से किसी बात को लेकर बहुत उदास है, और पेड़ के नीचे, हैमलॉक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, और किसी बात को लगातार कंटिन्यूअसली वो सोच रहा है। और जिस तरीके से एक कौवा आकर के क्या करता है, सुक डाउन ऑन मी। सुक डाउन ऑन मी का मतलब द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। ये कौवा कहाँ आके बैठता है? हैमलॉक पेड़ पर। हैमलॉक पेड़ एक जहरीला पेड़ होता है। हैमलॉक जो ये वृक्ष है, इसका मतलब हैमलेट में भी जिक्र किया गया है कि इसके रस को अगर निकालकर किसी व्यक्ति के कान में डाल दिया जाए तो उसकी मौत हो सकती है। ठीक है, आगे चल करके आप इसको पढ़ेंगे कि हैमलॉक का जो पेड़ होता है, इसका रस निकाल करके हैमलेट जो शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, तो हैमलेट के पिताजी को मारने में इसका यूज किया गया था। तो खैर, तो कह रहा है कि जिस तरीके से एक कौवा आकर के हैमलॉक ट्री पर आकर के बैठता है, और बैठने के बाद अपने पंख फड़फड़ाकर जैसे ही बैठता है, सुक डाउन ऑन मी। सुक डाउन का मतलब आकर के जैसे उतरता है, मतलब उस पेड़ पर बैठता है, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। बैठने के बाद, चूंकि मैंने पहले बताया कि विंटर का महीना है, और विंटर के महीने में बहुत सारी उस पेड़ पर बहुत सारी बर्फ जमा हुई थी, और कवि के ऊपर आकर के वो बर्फ गिर जाती है, और गिरने के बाद अचानक उसकी आंख खुलती, करे ये क्या हुआ। अचानक उसको ये लगता है कि ये क्या हुआ, उसे तो समझ में नहीं आया। तो कुछ समय के लिए, कुछ उस क्षण के लिए, एट द सेम मोमेंट, जो कभी किसी विचारों में खोया हुआ था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके अंदर विचारों की जो श्रृंखला लगातार चल रही थी, एक विचार के बाद दूसरा विचार, मीन्स थॉट्स आफ्टर थॉट्स, तो उसका जो ब्रेक होता है, थॉट्स उसका क्या हो जाता है, पूरी तरह टूट जाता है, और वो कहता है गरीब भाई मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्यों इतना सोच रहा था। वही कह रहा है
कि द वे अ क्रो सूप डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक कौवा आकर के बैठा, कहां पर बैठा, हेमलॉक के पेड़ पर बैठा। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब मैंने बताया पार्टिकल्स, जो बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये बर्फ कठोर बर्फ नहीं है, ये बर्फ बहुत ही नर्म बोल सकते हैं, सॉफ्ट है। तो कह रहा है कि द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कि उस कौवा हेमलॉक ट्री पर किस तरीके से आकर बैठा और उसने मेरी मनोदशा को पूरी तरह क्या कर दिया, बदल दिया, अर्थात मुझे होशो हवास में ला करके रख दिया। has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर कवि बोल रहा है कि जब वो पेड़ के नीचे बैठा था, तो जिस समय कौवा आकर के बैठता है, when the crow sat on the tree suddenly the particles of the snow fell on the poet। तो वो जो पार्टिकल्स थे, बर्फ के जो पार्टिकल्स थे, जब उसके ऊपर आके गिरते हैं, हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को अर्थात मन को, अ चेंज ऑफ मूड, मेरे मन को और मेरी मन स्थिति को, मूड का मतलब होता है मन स्थिति को पूरी तरह क्या कर दिया, बदल दिया। एंड सेव्ड, सेव्ड का मतलब बचा लिया, सम पार्ट का मतलब बचा हुआ हिस्सा, अर्थात दिन का बचा हुआ हिस्सा उसने क्या कर दिया, बचा लिया। मीन्स यहां पर कवि ये बोलना चाहता है कि उसने 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कुछ किसी बात को लेकर के वो दुखी था, डिप्रेस था, सैड था, किसी बात को लेकर वो सोच रहा था, बहुत चिंतित था, परेशान था अपने जीवन को लेकर, किसी न किसी चीज को बहुत। तो कह रहा है कि ये घटना जब उसके साथ हुई, तो उसके बचे हुए दिन जो 1-2 घंटा उसने व्यतीत किया, बाकी जो बचे हुए अच्छे दिन थे, उसने क्या कर दिया, आई हैड र्यूड। र्यूड का मतलब होता है रिग्रेट, अर्थात पछतावा इसको बोलते हैं। इसका कहने का मतलब है कि हाँ देखिए, सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, कह रहा है कि जो मैंने दिन बिताए थे, अब मैं पश्चाताप अब उसमें नहीं करना चाहता था, पश्चाताप को छोड़ करके, अर्थात वो पश्चाताप अब नहीं करना चाहता है, वो खुश है कि ठीक है, चलो जो भी हुआ सो हुआ, अब मैं बाकी बचे हुए दिन में अच्छा कुछ न कुछ काम करूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, एक बात मेरी बात ध्यान से सुनिए। वेस्टर्न लिटरेचर में ये जो क्रो है, हेमलॉक ट्री है, ये इसको अच्छा नहीं माना जाता, नहीं माना जाता इसको। और यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से ये हमें संदेश देने का प्रयास कर रहा है। द पोएट गिव्स यू अ मैसेज दैट हर वह चीज जिसको हम कभी कभी खराब मानते हैं, हर वह इंसान जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, या जिसको हम मतलब बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते अपनी जिंदगी में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमको ऐसा लगता है, वह भी हमारी जिंदगी में कभी न कभी एक अच्छा रोल अदा कर सकता है। मीन्स सम टाइम दैट पर्सन एक अच्छा रोल हमारे जीवन में वो निभा सकता है, ये यहाँ पर कवि बताने का प्रयास कर रहा है। तो अब इसके बाद मैं आपको इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बताता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं कुछ तमाम पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा। फिलहाल इसके लिए अभी राइम की बात कर लेते हैं। मैंने बताया कि कविता जो है ना, 2 स्टेंजा में लिखी गई, 2 क्वार्टरेंस में लिखी गई है। क्वार्टरेंस का मतलब होता है स्टेंजा, आप बोल सकते हैं। तो क्वार्टरेन में लिखी गई है और ये सिंगल फ्लो में बात कही गई है, एक ही झटके में पूरी बात कही गई है। क्योंकि देखिए उसमें कवि क्या बोल रहा है कि मेरे बाकी बचे हुए हिस्से को, जिसको मैं सोच कर खत्म कर देता, मैंने अब उसको बचा लिया। तो यहाँ पर देखिए, अब राइमिंग की बात कर रहा है, तो राइमिंग देखिए ए बी सी डी बोलेंगे। सर ये क्या माजरा है? ये माजरा ये है, देखिए पहली लाइन में क्रो है, क्रो का देखिए स्नो के साथ इसकी राइमिंग मिल रही है, क्रो स्नो मी ट्री। तो यहाँ पर देखिए जो क्रो है, स्नो के साथ इसकी राइमिंग स्कीम मिल रही है। राइमिंग स्कीम से कहने का मतलब है कि तुकबंदी वाले शब्द, क्रो स्नो। अब देखिए ओ साउंड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। मी ट्री, इसमें भी ई साउंड, इसमें भी ई साउंड। तो मी का ट्री के साथ, अब ध्यान देते हैं, तो अब इसे हम बोल सकते हैं, देखिए हाँ, ए बी हॉट, हाँ इसे हम अगर अब अच्छा ए बी क्यों बोला गया, तो ध्यान से देखिएगा, उसको मैं समझा देता हूं। देखिए पहली लाइन में क्या है, क्रो, फिर उसके बाद मी, उसके बाद स्नो है, फिर ट्री है, स्नो है, ट्री है। तो ये ए बी मैं आपको समझाता हूं इसका माजरा क्या है। अगर मैं इसको ए मान लूं, तो इसकी आवाज, इसकी जैसी आवाज कहां पर है, तो बोलेंगे इसकी जैसी आवाज सर यहां पर, तो ये भी ए जैसी आवाज हो गई। अब ये इसकी आवाज इसकी आवाज से अलग है, तो इसको अगर मैं बी मान लूं, देखिए ये भी क्या हो गया,
बी। अर्थात पहले पहले लाइन के जो अंतिम वर्ड है क्रो, तीसरे लाइन का अंतिम वर्ड से उसकी आवाज मिल रही थी, इन दोनों की आवाज मिल रही है इसलिए ए मान लिया। दूसरे लाइन की आवाज चौथी लाइन से मिल रही है, हाँ मिल रही है। मी की आवाज किससे हो गई, ट्री से हो गई, इसलिए यहां पर देख रहे हैं कि ए बी सी डी सी डी। अगर सी डी सी डी की बात कर लें तो आप देखेंगे हार्ट मूड पार्ट रूट, उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं हार्ट मूड। देखिए इसमें क्या लिखा है, हार्ट मूड पार्ट रूट। जरा ध्यान देते हैं, अगर मैं इसे सी मान लूं, इसकी जैसे हार्ट इसे पढ़ते हैं हार्ट, अब हार्ट की आवाज किससे मिल रही है, पार्ट से मिल रही है, तो इसकी भी हम देखिए इसकी आवाज से इसी मिल रही है। अगर मैं इसे डी मान लूं, मूड रूड, इसकी आवाज भी किससे मिल रही है, अब इसकी आवाज इससे, इसकी आवाज इससे, तो ये हुआ राइमिंग स्कीम। एग्जाम में आप ये लिखेंगे कि किसकी आवाज किससे मिल रही है, तो राइमिंग स्कीम इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे चीजें ज्यादा स्पष्ट हो सके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने इसके क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं आपके। देखिए एग्जाम में ना 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके, 30 क्वेश्चन, 30 नंबर तो आपको कॉलेज से मिल जाएगा। 20 जो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे वो चीज मैं बता दे रहा हूँ, बस जितना मैं बोलूं उसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। पहली बात तो किसी भी कंडीशन पे नेवर फॉरगेट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम। द फर्स्ट यू शुड रिमेंबर द टाइटल ऑफ द पोएम एंड देन आफ्टर यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ द पोएट। ये किसी भी कंडीशन पे आपको भूलना नहीं है, टाइटल पोएम कौन सी है और उसका पोएट कौन सा है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। देखिए लिखा हुआ है पहला, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। ये डस्ट ऑफ स्नो है क्या, तो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। मैंने पहले ही बताया कि आप मेरी बात सुने होंगे तो पार्टिकल्स ऑफ स्नो है। तो आपके एग्जाम में जैसे लिखने के लिए आता है तो ये ऑब्जेक्टिव में अगर 4 ऑप्शन दे देंगे तो पार्टिकल्स ऑफ स्नो मार दीजिएगा आप। ठीक है, हु वाज द सिटिंग इन द ट्री, बोला पेड़ के नीचे कौन बैठा, सॉरी पेड़ पर कौन आके बैठा, पेड़ पर आके बैठा क्रो, क्रो का मतलब कौवा आकर बैठा। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहां पर खड़ा है, अंडर अ हेमलॉक ट्री। हालांकि पोएम में एग्जैक्ट नहीं दिया लेकिन आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तो आप घबराइएगा नहीं, ऑप्शन भी रहेगा अंडर अ हेमलॉक ट्री, उस हेमलॉक पेड़ के ठीक नीचे यहां पर कवि है। What was the effect of the fall dust? Sorry, what was the effect of the fall dust of snow on the poet? कह रहा है कि कवि के ऊपर जब डस्ट ऑफ स्नो गिरी, अर्थात स्नो के जो पार्टिकल्स गिरे तो उसका इफेक्ट क्या था, तो उसका इफेक्ट क्या था। उसने देखिए यहाँ थोड़ी सी मेरे पास जगह कम थी तो मैंने ऐसे बताने का प्रयास किया। चेंज, चेंज का मतलब बदल दिया, हिज का मतलब उसके, मूड मतलब मन स्थिति, अर्थात जब डस्ट ऑफ स्नो गिरी उसकी पूरी तरह मन स्थिति क्या हो गई, पूरी तरह बदल गई। अगला है हाउ डिड द पोएट फील, ये फील है फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। कह रहा है कि कवि रेस्ट ऑफ द डे में क्या महसूस कर रहा है, तो अच्छा महसूस कर रहा है। हाँ, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है मेरे सामने, 4 ऑप्शन है। पहला है ही फेल्ट ग्लूमी, वह दुखी हो गया। ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी, वह उसने पॉजिटिव और हैप्पी उसके अंदर मतलब खुशी उसके अंदर महसूस हुई। ही फेल्ट होपलेस, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, चूंकि अब चारों ऑप्शन के हिसाब से मुझे बताना है, इसमें होगा ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी, इसमें होगा ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी। हालांकि मैंने इसका उत्तर नहीं लिखा हुआ है, तो ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी। अगर ये क्वेश्चन पॉजिटिव एंड हैप्पी, मैंने देखिए किताब सीरीज गाइड में बहुत सारे क्वेश्चन है, सब नहीं पढ़ना है, चीजें इतनी रहती हैं, पढ़ना आपको इतना ही है। 2 तरीके की पढ़ाई होती है, पहला होता है ज्ञान उपयोगी, दूसरा होता है परीक्षा उपयोगी। तो ज्ञान तो आप लेते चलिए, एग्जाम में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, सिलेक्टेड आइटम पढ़ने हैं। आप ज्यादा पढ़ेंगे, आपको सारे विषय पढ़ने हैं, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए आपके सामने मैंने सेंट्रल आइडिया लिखा है इस पोएम का। और सेंट्रल आइडिया होता क्या है, बच्चे अक्सर इस सेंट्रल आइडिया का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, बाप रे याद करना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे। देखिए कुछ नहीं है सेंट्रल आइडिया, पहली बात तो अपने दिमाग में से भ्रम निकाल दीजिए। सेंट्रल का मतलब होता है मुख्य, आइडिया का मतलब होता है विचार। अर्थात पूरी कविता को पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग फुल पोएम, व्हाट इज इन योर माइंड, आपके दिमाग में पूरी कविता को पढ़ने के बाद क्या समझ में आया इस पूरी कविता को, बस उसे अपने शब्दों में लिखने की प्रक्रिया ही सेंट्रल आइडिया है, बस ज्यादा नहीं। देखिए एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं लिखना,
5-6 लाइन आप लिख देंगे और सही फैक्ट और एकदम ठोस लिख देंगे, बहुत है। यहाँ पर मैंने उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है द पोएम। एक चीज और बता रहा हूँ, पहली बात तो पोएम, पोएट का नाम जब आप लिखेंगे तो उसको आप अंडरलाइन कर देंगे ऐसे। इससे क्या होगा, आप एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि देखिए भाई मुझे पोएट का नाम पता है। अगर आपने टाइटल पोएम का और पोएट का नाम लिख दिया तो बहुत चीजें बिल्कुल बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए, दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थ्रू दिस पोएम द पोएट सेज, इस कविता के माध्यम से पोएट कहता है स्मॉल मोमेंट्स। आप देखिए एक चीज और बता रहा हूं, जो भी सेंट्रल आइडिया में चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे कि यार ये चीज मैं बहुत ठोस डाल रहा हूं, तो आप क्या कीजिए, उसको ऐसे अंडरलाइन कीजिए। स्मॉल मोमेंट्स इन द नेचर कैन मेक अ बिग चेंज इन आवर लाइफ। अब देखिए ये जो लाइन है ना, ये अगर एग्जामिनर के सामने आपने लिख दिया तो जान लीजिए कि आपने तहलका मचा दिया। उसके दिमाग में चला कि बच्चे के पास इतनी बड़ी थॉट है, तो थॉट प्रोसेसिंग उसका बहुत बढ़िया है। देखिए कोई भी एग्जामिनर इतना अनुभवी होता है कि सिर्फ आपकी 1 या 2 लाइनों को पढ़ ले, सिर्फ 1 लाइन भी पढ़ ले तो समझ जाएगा। क्योंकि चावल को अगर पता लगाना है कि चावल पका है कि नहीं, सिर्फ 1 दाना 2 दाना निकाल लीजिए, पता लगा लेंगे चावल पका है। तो एग्जामिनर आपके लिखने की शैली, आपका लिखने का सेंटेंस स्ट्रक्चर सिर्फ 1 लाइन पढ़ ले तो जान जाएगा भाई 25-30 साल का उनके पास अनुभव होता है, कॉपी साइन करने जाते हैं, लिखा हुआ है। देखिए अब ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल मोमेंट्स, छोटे छोटे पल जिंदगी में, इन नेचर, प्रकृति में जो छोटे छोटे हमारे जीवन के जो पल होते हैं, कैन मेक अ बिग चेंज इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला देते हैं। जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी आप गए किसी हेल्पफुल इंसान की, आपने मदद कर दी, स्टेशन पर आपने मदद की, कोई बच्चा था, आपने बोला यार सब ऐसे ही मांगते, आपने उसे खाना खिला दिया और उस बच्चे ने आपका चेहरा याद कर लिया। हो सकता है कि 10 साल 5 साल बाद कभी आप उस बच्चे को मिले और बच्चा आपको याद किया है और आप किसी मुसीबत फंसे, छोटा सा पल आप किसी को एहसान करके भूल गए और वह किसी मुसीबत फंसे और वही इंसान दोबारा मिला, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो यहाँ पर कवि ये बताने का प्रयास कर रहा है, ये कविता डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो के माध्यम से कवि क्या मैसेज देना चाहता है हमारी जिंदगी में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द पोएट इज वेरी सैड, कवि बहुत दुखी है, स्ट्रेस्ड है, चिंतित है, एंड हैविंग अ वेरी बैड डे, उसके पास दिन भी बहुत उसका खराब हुआ। सडनली मतलब अचानक, अ क्रो सेक्स, क्रो हिलाते हुए, सेक्स माने होता है हिलाना, से का सेकंड फॉर्म सुख है उसमें, हाँ। सम कोल्ड स्नो, कुछ उसके पार्टिकल्स, स्नो के पार्टिकल्स क्या करता है, उसको हिला देता है। ऑन हिम, उसके ऊपर, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, पेड़ पर से कुछ हिला देता है। दिस मेक्स द पोएट फील हैप्पी, ये चीजें क्या होता है कि कवि को क्या करता है, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए क्या कर देती है, आनंदित कर देती है। एंड कंप्लीटली, कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह, चेंज हिज बैड मूड, उसके पूरे मन और मस्तिष्क को पूरी तरह क्या कर देती है, अवस्था पूरी तरह बदल देती है। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल आइडिया कभी भी रटने का प्रयास मत कीजिएगा, ना तो सीरीज से ना तो गाइड से। आपका काम होना चाहिए कि 2 बार 3 बार 4 बार आप कहीं से पढ़िए, लेकिन आप पहली बात, गलत हो चाहे सही हो, पहले लिखना आप चालू कीजिए। मैं बोल रहा हूं 1 लाइन लिखेंगे 2 लाइन लिखेंगे, ठीक है गलत होगा, लेकिन तब तक आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे या सेंट्रल आइडिया अच्छा नहीं लिख पाएंगे, चाहे दुनिया में कोई टीचर कुछ भी आपको बता दे। मेरी बात हम सुन लीजिए, जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिखने के लिए लिखने की प्रैक्टिस, बोलने के लिए बोलने की प्रैक्टिस और पढ़ने के लिए पढ़ने की प्रैक्टिस, ये मेरे 3 मंत्र याद रखिएगा। जब आप लिखेंगे गलतियां होंगी, फिर लिखेंगे फिर गलतियां होंगी, फिर लिखेंगे फिर गलतियां होंगी। इसी तरीके से आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे शुरुआत से ही, तो देखिएगा धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारे सेंटेंस को आप अपने मन से बनाकर लिखेंगे। जैसे हिंदी में आप सारी चीज याद करके नहीं जाते, उसी तरीके से इंग्लिश में भी बहुत चीजें याद नहीं करना, आप किताब से पढ़िए, सेंटेंस आपके हों, वर्ड्स किताब के हों, किताब सेंटेंस आपके हों। तो इसीलिए सारे जो सेंट्रल आइडिया थे मैंने इसको इजी वे में लिखा, एकदम किताबी भाषा से एकदम हटकर। जब इसकी मीनिंग आपको समझ में आएगी तो चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक के लिए मैं, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए मेरी आदत है फालतू बात नहीं मैं इस वीडियो में बोलना चाहता बस, लेकिन मेरी जो मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर, प्लीज आप उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। आप पेन उठाएं और लिखना चालू करें, आज से ही लिखना चालू करें। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, 1 महीना जाते जाते, 15 दिन जाते जाते आपकी लिखावट में बहुत सारा बदलाव होगा। मैं कितना आप रट के लिखेंगे भाई, एक सब्जेक्ट नहीं है ना, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपको दिमाग में 2 बार 3 बार पढ़ के कॉन्सेप्ट बैठाना है।
और जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा जरा भी नहीं पढ़ना है। डस्ट ऑफ स्नो क्या मीनिंग है, पोएट कौन है, क्या कहना चाहता है, क्या गिरा, कौन आके बैठा, कौन सा पेड़ था, इतना तो कम से कम बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।